हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। कल मैंने चर्चा की थी, शीर्षक था किस चिड़िया का नाम है एथिक्स। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्लू खोजा कि एक इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कुछ आधुनिक काल में कुछ स्रोत मुझे मिल जाए, कुछ सोर्स मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए, ताकि हमें पता चले कि मामला कहाँ से इतना ज़्यादा परेशानी वाला हो गया है और क्यों जो चीज़ हमारे रबों में था, हमारी संस्कृति में थी, और वो चीज़ें एक दुर्लभ सी चीज़ क्यों बनी। तो मैकाले लेटर से मैंने शुरू किया था। फिर मोयली कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बातों को उठाया था, जो शासन में नैतिकता पर बड़ा ही विलाप करता हुआ रिपोर्ट है। उसके बाद मैं ये जानना चाहता कि दुनिया में नैतिकता के लिए इतिहास में क्या कुछ हुआ। तो सबके दरवाजे को मैंने खटखटाया, चाहे वो सिसरो हो, प्लेटो हो, कांट हो, चाहे फ्रांसिस बेकन हो, सबसे कुछ न कुछ लेता चला। फिर नैतिकता की बात जहाँ आई तो हम कोहेल वर्ग को, जिसको को वर्ग हम कहना चाहते हैं, वहाँ देखा, जॉन डीवी को देखा, फिर जीन पियाजे को देखा। तो सब जगह से बातें आती रही और उसका लब्बो लुबाब निष्कर्ष क्या था कि यह एक कार्य करने की पद्धति है और उचित कार्य करने की, और विवेक की बात सुनने की, अंतर्मन की बात, उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतरीन विकल्प को अपनाने की। दूसरी ओर कल के परिचर्चा में एक जो सबसे मुख्य चीज मैंने की वो ये कि मॉरल का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, और वो बचपन से होता है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका परिवार की होती है, समाज की होती है, तमाम शैक्षणिक संस्थानों की होती है। तब जाके मॉरल को इनकलकेट किया जाता है, रोपा जाता है, उससे परिचित किया जाता है, तब जाके आदमी इन टोटलिटी परिणाम के रूप में मनुष्य एक नैतिक मनुष्य बनता है। और उसकी चीजें एक्शन में जब आती है, कि आप लाख नैतिकता की बात कर लें, लेकिन एक्शन में जब चीजें दिखती नहीं है तो पूरा मामला क्या लगता है कि बड़ा अमूर्त टाइप का है। लेकिन जब वो एक्शन में आता है तो कहीं ना कहीं मूर्तता दिखती है, हिडन मूर्तता है, वो बड़े खुले के नहीं है, लेकिन लगने लगता है, चौक चौराहे पे बात होने लगती है कि कोई प्रशासक बहुत अच्छा कर रहा है तो लोग करने लगते हैं, तो दिखने चीजें लगती है, जमीन पे आने लगती है। तो एक्शन में क्या इसकी भूमिका होती है, कैसे होती है, उन सारी चीजों को देखा। फिर न्याय के संदर्भ में समझना चाहा, तो ये बात पूरे पश्चिम के डिबेट को मैंने उठाया। अपने भारतीय संदर्भ में कोई बात को मैं कल नहीं लाया। आज मैं इसको भारतीय संदर्भ में देखना का प्रयास करूंगा कि भारत में क्या कंडीशन रहा है शुरू से। चूंकि मैकाले ने तो कह दिया कि आध्यात्मिक और नैतिक मॉरलिटी में एट पार है यूरोप के, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता, जो इतनी पुरानी सभ्यता है विश्व की, उसमें इसकी क्या भूमिका रही है, कैसे आज और क्यों सिविल सर्विस में नैतिकता की जरूरत पड़ी, और अल्टीमेटली ये इस निष्कर्ष पे हम लोग दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके पहुंच जाएंगे कि किस चिड़िया का नाम एथिक्स है। अभी तक हम पार्शियली पहुंचे हैं, आंशिक रूप से पहुंचे हैं, यात्रा जारी है, और आज के कक्षा के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वहां पहुंच जाऊं। तो भारत में शुरू से बड़ा धर्म का प्रभाव हमारे समाज में रहा है।
ऋग वैदिक काल में 101 बार धर्म शब्द आया है। 1001 श्लोक में 100 बार धर्म की चर्चा हुई है, लेकिन वह धर्म आज के धर्म के संदर्भ में नहीं है। वह धर्म कहीं न कहीं मनुष्य के चारित्रिक गुणों का प्रतीक है, मनुष्य के कर्मवादी होने का प्रतीक है, मनुष्य के सही लीक पे चलने का प्रतीक है, और वो एस्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है एक ऐसे समाज को, और वो खूब खूब आग्रह करता है कि इन मापदंडों के आधार पर अगर समाज चलेगा तो समाज में सुख समृद्धि आएगी। चूंकि समृद्धि अल्टीमेटली जो समृद्धि की कामना है वो उसके लिए सबसे जरूरी है शांति, और शांति के लिए सबसे जरूरी है कि भेदभाव, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्वक चीजें नहीं हो। जब चीजें न्यायपूर्वक होंगी, और न्यायपूर्वक जब होंगी तो स्वमेव वो नैतिक होगी, और नैतिक जब होगी तो हम सब समृद्ध होंगे, हम सबको सुख और शांति मिलेगी। हम इस निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे कि किसी भी प्रकार की हिंसा सभ्य समाज में भी वो अनैतिक कार्य है। चूंकि हिंसा का जो सबसे विद्रुप पक्ष है, सबसे डार्क फेस जो है वायलेंस का, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है, खंडित करता है, मंडित करता है रिसोर्स का, संसाधनों का। और संसाधन वो चीजें हैं जिससे हम, जिसके उपयोग से, सदुपयोग से हम एक अच्छा परिणाम पाते हैं। तो परिणाम अच्छा की गारंटी वही होगी। तो इन बातों के साथ हम पड़ताल कर रहे हैं आज भारत के संदर्भ में। तो वैदिक काल में धर्म और दर्शन बहुत अलग चीज नहीं थे। धीरे धीरे उस पर चिंतन करके, मनन करके धर्म से दर्शन धीरे धीरे अलग होता चला गया। इसमें दो बातें बड़ी क्लियर है कि जितने भी उपनिषद हैं वो नैतिकता के बहुत बड़े आग्रही हैं, और कहीं ना कहीं जब आप अध्ययन करेंगे तो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि चीजें जब लीक से हटना शुरू की है तो एक आवाज भी है बगावत की उपनिषद के अंदर। ऐसे कई चरित्र मिलते हैं जो विद्रोह करता है। ठीक इसके समानांतर जब ग्रीक स्कूल में भी चलते हैं तो उसी ढंग का विद्रोह देखते हैं। कल मैंने चर्चा की थी कि सुकरात की जो मुलाकात हुई, जो अपने पिता के लिए को एक नौकर के मारने से वो इंसाफ मांग रहा है, और बार बार सुकरात उससे न्याय को डिफाइन करने को कर रहा है। तो हमारे यहां भी तो क्या हुआ था कि हमारे यहां भी नचिकेता ने कौन से सवाल उठाए थे अपने पिता से, वात्सरवा से, कि बूढ़ी गाय दान में दे रहे हो, और पिता ने उसे मृत्यु दे दिया। तो कहीं ना कहीं उपनिषद में एक दर्शन की शुरुआत होती है, और उसमें कुछ बीज आपको चीजों के बिगड़ने के खिलाफ, जिसको हम पढ़ेंगे आगे इथिक्स में, व्हिसिल ब्लोअर। तो भारत के संदर्भ में पहला सीटी बजाने वाला, पहला व्हिसिल ब्लोअर मुझे नचिकेता दिखता है। और दिखे भी क्यों नहीं, उसने व्हिसिल ही तो बजाया, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। खासकर इन दिनों जब मीडिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें व्हिसिल ब्लोअर का रोल बहुत ज्यादा है, खासकर सोशल मीडिया के चलते। तो उस ते परखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आरंभिक भारत में धर्म और दर्शन एक रहा है, बहुत साफ सुथरा विभाजन इसमें नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य था मूल्य की खोज करना,
और उस मूल्य के द्वारा जीवन को नैतिक बनाना, नैतिक सिद्धांतों पे चलना। तो हम कैसी सोसाइटी थे? वैल्यूज बेस। और वैल्यूज बेस्ड जो सोसाइटी होगा वो खुद ब खुद उसका परिणाम होगा कि वो नैतिक सोसाइटी होगा। और एक और बात भारतीय दर्शन या धर्म में देखने को मिलता है, निषेध बहुत जोर से, बहुत प्रभावशाली होकर हर जगह खड़ा दिखता है। ये करना है, ये नहीं करना है, इस दिशा में जाना है, नहीं जाना है, आज के दिन यहाँ जाना है, नहीं जाना, आज ये खाना है, आज मंथ के हिसाब से, डे के हिसाब से, आज सपोज दैट आज अमावस्या है और बहुत बड़ा अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, जिसमें मौन होकर तपस्या करने की चीज। 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले एकादशी थी, लोग चावल नहीं खाते। तो भारत की जो नैतिक परंपरा रही है उसमें वर्जनाएं बहुत हैं और वो निषेध करता है, तमाम चीजों पे खड़ा उतरता है। कई बार हमें पाखंड जैसा दिखता है, लेकिन उसके जब हम एक सिविल सर्वेंट के रूप में उसको देखना चाहेंगे तो उसका संश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ मूर्त चीजें मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा कचरा भी है, इस बात को भी मैं सहज स्वीकारता हूं, लेकिन उसको पूरे के पूरे को इनकार करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। हमें वहां से अच्छी चीजों को लेना है। इसीलिए यहां दार्शनिक को माना गया कि ट्रांस लॉजिक यानी लॉजिक के पार, जिसके लिए अगर इस शब्द को आप लिख सके, ट्रांस लॉजिक भी लिख सकते हैं। हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, पड़ा युक्ति। युक्ति का मतलब तर्क ही होता है, लॉजिक ही होता है। तो मैंने इस शब्द को अगर इसको लिख सके, और अंग्रेजी, एक बात हिंदी वाले याद रखो कि टर्म को एकदम कसम खा लो कि इंग्लिश में लिखना है अगर अच्छा नंबर पाना है। क्योंकि धोखे से अगर कोई ऐसा एग्जामिनर देख रहा है कि वो ठीक से नहीं समझ पा रहा है, किसी दूसरे से पढ़ाएगा, लेकिन इंग्लिश टर्म देखते ही वो समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, उस कॉपी पर ध्यान दिया जाएगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए रट लो इसको, पड़ा युक्ति, ट्रांसलॉजिकल और परम नैतिकता, सुपर मोरल के साथ कार्य करते थे। भारत सदैव से सुपर मॉरल की बात करता है। उल्लेखनीय है कि यहां के जो दार्शनिक परंपरा है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात है। ये क्रमशः एक साथ नहीं है, और इसका जो इन दिनों जो व्याख्या खासकर देवदत्त पटनायक ने जो की है वो उल्लेखनीय है कि कहीं ना कहीं टोटल एक साइंटिफिक डायरेक्शन यहां से हमें मिलता है। कहीं नहीं कहीं हमारे जो न्यूरो साइंस का जो डेवलपमेंट है कि जितने रस मस्तिष्क को मिलते हैं वो सारे रस से इनका संबंध स्थापित करने की कोशिश उन्होंने की है। तो ये चीजें पुरुषार्थ माना जाता था, और पुरुषार्थ का ही अभिप्राय है कि सब कुछ संसार में वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर पुरुषार्थ हो। जिसमें पुरुषार्थ नहीं है, यानी अटूट जिजीविषा नहीं है, फिर उसके लिए संसार नैराश्य से अधिक कुछ नहीं है। उसके बाद जब देखते हैं कि जो हमारा वेद और वेदांग है उसका फोकस नैतिकता और नैतिक आचरण रहा है। जब हम जैन दर्शन में आ जाते हैं तो जैन धर्म पराकाष्ठा पे पहुंचाता है नैतिकता को, और कहीं ना कहीं
उस प्रकाष्ठा में वो इतना ज्यादा थियोरेटिकल हो जाता है कि बड़े सीमित हो जाता है जैन का विचार। जहां वो कण कण में ईश्वर देखने की जो बात है वो हमने जैन धर्म से ही लिया है मूलतः, चूंकि वो जीव और निर्जीव के बीच भी भेद करने को तैयार नहीं है। तो जो सिर्फ स्थिति नैतिकता की है वहां हर चीज नैतिकता है। उसके बाद बौद्ध धर्म में आते हैं तो एक लचीलापन है, थोड़ा फ्लैक्सी है। भिक्षु जो उसके सन्यासी हैं, भिक्षु भिक्षुणी के लिए बहुत कठोरता है, लेकिन गृहस्थ को पूरी इजाजत दी गई है। यह बहुत बड़ा कारण रहा कि जैन धर्म का प्रसार से बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। एक सिंपल सी चीज पे मैं जब ईस्ट एशिया के लोगों से मिलता हूं, ईस्ट एशिया मतलब आप मान के चले जापान, चाइना, ताइवान, लाओस, कोरिया, कंबोडिया, सारे बौद्ध देश हैं। इवन श्रीलंका के लोग भी हमारे घर आए भी थे और वो नॉनवेज खाते हैं। वियतनाम, बुद्ध के अलग अलग रूप गए, लेकिन उनका ये कहना है कि हम हत्या करके नहीं खा सकते, हम जीवा करके नहीं, मिल गया तो खा लेंगे। क्योंकि बुद्ध ने भी मना किया था कि किसी गृहस्थ के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना है। संध्या होते ही एक एक करके दरवाजे पे चले जाएं, जो भोजन पात्र में मिले उसे खा लें। और स्वयं मांसाहार के चलते ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ऐसे ये इतिहास का एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो फिर रामायण और महाभारत, रामायण बहुत रैखिक किस्म की रचना है और समकालीन विश्व में ऐसी रचना केवल भारत में ही नहीं मिलती है। रामायण महाभारत जैसी रचना वो रोम और यूनान में भी मिलती है, विस्तार से कभी चर्चा करूंगा। तो रामायण से महाभारत ज्यादा अरैखिक हो जाता है, किस्से के अंदर किस्सा, किस्से के अंदर किस्सा, मतलब पूरा घुमावदार हो जाता है। लेकिन दोनों ग्रंथ इस बात का उपसंहार देते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि अंत में धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, जो नैतिकता की पूंजी है। नैतिकता अपनी पूंजी सत्य में, अहिंसा में, सद्व्यवहार में, सुचिता में, वहीं से खूब खूब ऊर्जा लेकर वो अपना अस्तित्व गढ़ता है, अपना निर्माण करता है। तो भारतीय संस्कृति में एक और ग्रंथ बड़ा पूजनीय है, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें चतुर्थ कर्म की बात की गई है, 4 प्रकार के कर्म की बात की गई है। चूंकि ये ग्रंथ बहुत ही ज्यादा कर्म पे फोकस है, ये ग्रंथ भाग्यवाद की चर्चा नहीं करता है। पता नहीं, ये भी एक शोध का विषय है कि हम भारतीय कभी भाग्यवादी नहीं रहे, लेकिन कैसे वक्त ने करवट ली और आज इसका बाजार बहुत बड़ा हो गया है। चलिए खैर, उसकी आज यहां पे सही समय नहीं है चर्चा करने की, करूंगा उस पर भी चर्चा। तो इसमें 4 कर्म की बात है। प्रथम कर्म योग का निष्पादन कैसे होना चाहिए? धर्म ग्रंथ की आज्ञा से होना चाहिए। गीता ने अपने पूर्ववर्ती किसी ग्रंथ को खारिज नहीं करता है, कहता है कि मनुष्य का पहला कर्म है कि धर्म ग्रंथों के हिसाब से चले। तो एक इंटीग्रेशन की भावना है, ये कहीं ना कहीं सारे चीजों को समावेशित करने का प्रयास गीता करती है कि आपका राह कैसा होना चाहिए। तो उसका, चूंकि कॉमन आदमी चीजों को पढ़ के उसको पचाकर व्यवहार में नैतिक हो जाता है, लेकिन
जो कॉमन नहीं है। आज भी गांव में हर समस्या के समाधान खोजने में रामचरितमानस का, खासकर हिंदी पट्टी में, बड़ा योगदान है। उससे ढूंढा जाता है और उस बात को कहा जाता है। तो एक किसी धर्म को रिजेक्ट नहीं करता है। और जैसे ही हम धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो इससे एक भय का भी वातावरण बनता है। कहीं ना कहीं याद रखना होगा कि नैतिक होना भय का भी प्रेशर है, कि मेरा कुछ बिगाड़ ना हो जाए। बिगाड़ और ईमान की डर से नैतिकता रही है। देखिए ना, बाद में भी प्रेमचंद्र में का जब हम पंच परमेश्वर पढ़ते हैं, जो नैतिकता की दृष्टि से एक अच्छी कहानी है, तो क्या है, जब खाला यानी मौसी को अगलू, खाला के पास बच्चे नहीं है, अगलू और उसका मित्र खाला का कुछ जो वारिस था, तय था कि खाना पानी सब देंगे, लेकिन वो दिक्कत करने लगा। तो पंचायत की बात हुई तो खाला ने अगलू को एक ही बात कहा कि क्या बेटा, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे क्या? इससे बड़ा क्या जस्टिस के लिए वर्ड हो सकता है भाई? इससे बड़ी फिलॉसफी क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं ईमान जो है ये मुझे प्रेरित करता है कि भाई कोई गलती ऐसा ना हो। और भारत इसी से चलता है, भारतीय समाज, कि भाई हमें किसी और के प्रति भी जवाब देना है। तो धार्मिक ग्रंथ। दूसरा जो है, भावना से, मतलब थैंक्स, द पावर ऑफ थैंक्स गीता सिखाता है। उस पर एक किसी ने किताब भी लिख दी, द पावर ऑफ थैंक्स, और बहुत बड़ा आदमी हो गया हमारा गीता, कि ऑलवेज थैंक्सफुल रहना चाहिए प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति। थैंक्स गिविंग अप्रोच से आदमी बहुत क्रिएटिव बनता है, बहुत रचनात्मक बनता है। और प्रकृति जो सब कुछ मुझे वो देती है, और हम मुगालते में कुछ पैसे कमा के कि हमने कुछ कर लिया। देख लिए कोरोना में ऑक्सीजन ही कितना आफत मचा दिया, और हम सबके नीचे एक सिलेंडर लगा हुआ। तो थैंक्स गिविंग अप्रोच है दूसरा जो कर्म गीता करता है, कि आभार की भावना जिससे हम पूजा करते हैं, वो थैंक्स होता है और कुछ नहीं। कि मुझे ठीक से रखना, मेरे बच्चों को ठीक से रखना, मेरा जीवन ठीक से रहे, जो आज है उत्तरोत्तर वृद्धि हो, या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। तीसरी बात है कि मन की शुद्धि के रूप में कर्मयोग का निष्पादन करना, यानी धर्म से, धार्मिक पुस्तकों से गाइड होना, थैंक्स करना, मन की शुद्धि। और चौथा है कि कर्म निष्पादन एक बृहद धर्म के रूप में होता है, और इससे ब्रह्मांडीय सद्भाव बना रहे, यूनिवर्सल। कितनी बड़ी कल्पना है, ऐसे गीता को इतना इज्जत नहीं मिलता कि ये सर्व मंगल की भावना गीता के अंदर है। इससे व्यक्ति अपना उत्थान करता है, व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है उसके लिए थैंक्स करता है, अपने मन की शुद्धता करता है, और अल्टीमेटली वो पूरा ह्यूमैनिटी के लिए सोचता है। तो इथिक्स तो यही तो है कि अगर हम विश्व बंधुत्व को ठीक ढंग से समझ लें कि मेरा ही पार्ट है, मेरा ही अंग है, मेरे ही समाज का है, और हमें इसकी सेवा करनी है, तो नहीं लगता है कि नैतिकता को अतिरिक्त एक पर्चे के रूप में रखा जाए। चलिए, अब चाणक्य नीति और पंचतंत्र। पंचतंत्र पहली पुस्तक है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में बिल्कुल सेकुलर है। उसके बाद तो कई चीजें आई, शूद्रक की मृक्ष कटकम भी बहुत ही सेकुलर है, मतलब धर्म की उसमें बात नहीं है, उसमें नीति की बात है। चाणक्य पहला संभवतः व्यक्ति था जिसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के ऊपर, प्रशासनिक नैतिकता के ऊपर
उसका कार्य है। एक बात और जान जाइए, खासकर हिस्ट्री वाले, कि चाणक्य के ग्रंथ की एक ब्यूटी है कि अर्थशास्त्र 2 प्रकार के ग्रंथ संसार में पाए जाते हैं, या 2 प्रकार की पुस्तक। एक जीवंत पुस्तक जैसे भारत का संविधान, जरूरत के हिसाब से जब मुझे जरूरत होती है, जब समाज आगे बढ़ता है, समस्याएं आती हैं, तो हम उसमें संशोधन करते हैं, तो कभी मर नहीं सकता। और एक पुस्तक ऐसी है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन लॉक, मतलब बुद्धि की ताला बंद हो गई। एक लेखक ने लिख दिया और जितनी उसकी क्षमता में कल्पना थी, जितने फैक्ट थे, और वो लॉक हो गया। और वो पुस्तक कई बार दिक्कत करती है समाज के लिए, चूंकि कॉन्टेम्पररी, अब आज हम 21वीं सदी के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बात कर लें, हर बात उठा लें चाणक्य नीति से, तो गलती हमसे हो जाएगी, या हर बात गीता से उठा लें, रामायण से उठा लें, गलती होगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉक्ड है। लेकिन चाणक्य नीति लाइव ग्रंथ है, लंबे समय तक उसमें बहुत सारे विद्वानों ने बहुत संशोधन किया है। बहुत लंबी कहानी नहीं है चाणक्य नीति दर्पण, चाणक्य नीति को। ये आम पटल पे आए हुए, इसको आप मान के चलो कि 101 साल हुए हैं। 1905, 7, 8 तक ये लोगों के हिस्से में आया, फिर अनुवाद हुआ, फिर इस पे रिसर्च हुआ, तो 100 साल मात्र पुरानी है। चूंकि ये ग्रंथ अगर एशियाटिक सोसाइटी के पास होती, विलियम जोन्स वाली लाइब्रेरी में होती, तो कुछ उदंडता जो किया है किसने, मैकाले ने, वो उदंडता नहीं करता। जो बता दिया कि इनके पास कोई सेंस ही नहीं था शासन करने का इतने बड़े देश को, तो वो गलती नहीं करता। तो कई बार इंफॉर्मेशन की कमी से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आदमी गलत करता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों का है कि वेल इन्फॉर्म रहना। तो चाणक्य नीति को मैं लाइव ग्रंथ मानता हूं, क्योंकि लंबे समय तक उसमें जोर घटाव हुआ है। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो मौर्य से नहीं मिलती हैं, बाद के राज्यों के आचरण में वो आता है, लेकिन वो भारत के लिए एक अद्भुत, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत संपदा है, और उसका सम्मान होना चाहिए। उसमें हम क्या देखते हैं कि राजा के त्रिस्तरीय, 3 टियर वर्क, 3 टियर वर्क, 1, 2, 3। तो क्या 3 टियर, 3 स्तरीय कर्म है? तो प्रथम, राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना। आज भी ये राजा का, आज भी शासन का सबसे बड़ा काम है। फिर क्यों? चूंकि फिर शांति नहीं रहेगी, आक्रमण होता रहेगा, और शांति नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, समृद्धि नहीं आएगी। तो पहला कर्तव्य है कि राज्य को सुरक्षित रखना। दूसरा, राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन का यह काम है, त्रिस्तरीय। और राजा को लोक कल्याणकारी कार्यों में रहना। बिल्कुल आज के भी शासन तंत्र पे लगता है, उसके ब्यूरोक्रेसी पे लगता है कि आपको कल्याणकारी बन के रहना है, पब्लिक के पैसे से आपकी सैलरी मिलती है, आपके बच्चे पलते हैं। तो ये त्रिस्तरीय आज भी है। और एक और बात चाणक्य जो हमें सिखाता है, जिसको अक्सर लोग खूब फेसबुक पे चाणक्य कोट करते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं। चाणक्य ने पहला व्यक्ति है जो इस बात को पकड़ा कि जब तक शिक्षा नहीं होगी समाज की उन्नति नहीं होगी। चूंकि वो अशिक्षित के प्रति, अशिक्षित और मूर्ख में अंतर होता है, यह सदैव याद रखिए। कई बार पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख नजर आते हैं, इसलिए यहां पे अशिक्षा शब्द बेहतर है। वो कहता है कि जो भी अशिक्षित है वो क्या है, सुगंधहीन फूल है, कागज का फूल है। तो कितनी बड़ी बात है कि शिक्षा किस चीज का पर्याय बनता है, कहीं ना कहीं सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बनता है। यह शिक्षा में दम है।
यह बात कहने वाला चाणक्य था। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप ठीक से अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो समय बर्बाद मत कीजिए। बड़े मुश्किल से माँ पिता पैसा लगाते हैं और आपका भी बहुत कीमती समय जा रहा है इधर उधर भटकने से। उसके बाद बात करते हैं कबीर की। चूंकि भारत में विद्रोह की, आध्यात्मिक विद्रोह की बड़ी अच्छी परंपरा रही है। यह चीज भारत में जितना जल्दी शुरू हुआ है, दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। दुनिया के इतिहास में यानी उत्तर मध्यकाल से विद्रोह शुरू होता है और हमारे यहां तो प्राचीन काल में ही 3, 4, 5 दर्जन तक क्षत्रिय राजकुमार ने विद्रोह किया था। बुद्ध उसमें बहुत आगे निकल गए। कुछ का विद्रोह ऐसा था कि बुरी तरह कुचल दिया गया, जब से चरवाक दर्शन वाले आज भी बुद्ध जैन हैं, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। तो ये विद्रोह हुआ और वो विद्रोह भी कहीं ना कहीं नैतिकता की रक्षा की, और उसी का परिणाम है कि एक बड़े विद्रोह फिर कबीर करते हैं, खुलेआम ठोक के। और कबीर सार्वभौमिक नैतिकता की बात करते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं। साथ में नानक भी यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं। कबीर से भी नानक आगे निकल जाते हैं, क्योंकि नानक के मन में महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान है, जिसमें सारे भक्ति संत कंपीट नहीं नानक को करते। दया और सेवा और स्त्री के प्रति इसमें नानक बहुत आगे है। लेकिन कबीर आंतरिक चेतना को जगाने में सबसे ऊपर है। विवेकी आदमी की तलाश, जो विवेकी आदमी सार्वभौमिक नैतिकता का प्रतीक है, जिस नैतिकता की परख किसी भी देश, काल, समाज, दिन, रात, किसी भी मौसम में की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एथिक्स। ये कबीर के अंदर है। तो कबीर को हम नहीं भूल सकते हैं जब भी हम नैतिकता की बात करेंगे। उसके बाद सभी भक्ति संतों ने सदाचार की बात की। सभी भक्ति संतों के पास नैतिकता है, अच्छे तर्क हैं, और कहीं ना कहीं जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की बात है। जब कबीर कहते हैं संतों के संत हमारे भी संत रविदास को मानते हैं, कितनी बड़ी बात रविदास कह जाते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस युग में तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता की आवाज जो मध्यकाल में उठ रही है, वो भारतीय समाज का मानस डोल रहा है। क्योंकि अब हम मुसलसल इन टोटलिटी पूरा ग्रामीण नहीं है, अब हम शहर में आ चुके हैं। तब किसी गांव में कबीर बोलते, लाट से देह तोड़ देता क्षत्रिय, ग्रामीण पेशा से भोजन लेते, देह टूट जाता। कोई चमड़ा सिल के पैसा कमा रहा है, अपना जीवन जी रहा है। शहरी जीवन है, एक दूसरे की निर्भरता है। इसीलिए बराबर कहता हूं कि शहरीकरण ही इस देश को भविष्य में जात धर्म के लफड़े से बचाएगा, जो बहुत तेजी से हो रहा है, और इसे तेजी से होना चाहिए। शहरीकरण के पक्ष में लाख बुराई के बाद भी शहरीकरण से बहुत आशा मैं करता हूं। पर्यावरण के मुद्दों को छोड़ दीजिए तो। खैर, स्वामी विवेकानंद ये भी बहुत क्रांतिकारी संत थे। भारतीय संत परंपरा में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, चूंकि ये विवेकशील संत हैं और पहला संत है जो विज्ञान की महत्ता को समझता है। अब देखिए कि विवेकानंद की बात मुलाकात होती है जब ये जा रहे थे शिकागो धर्म कॉन्फ्रेंस में, तो मैसूर के राजा ने धन दिया और चेन्नई पोर्ट से चले थे, कई जगह रुकते हुए, अंत में जापान से ये चले जहाज से। इनके बगल में को पैसेंजर था जमशेद जी टाटा। जमशेद जी ने कहा कि भाई
आपके यहाँ मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। उन दिनों झारखंड में जमशेद ने लैंड को मार्क कर लिया था और हम सब एक ही थे, बंगाल बिहार। कहा कि भाई ठीक है, फैक्ट्री लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हमारे देश के अंदर जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आया, क्योंकि समझते थे कि वैज्ञानिक सोच तर्कवादी होगा, तर्कशील मनुष्य पैदा लेगा, समाज में नैतिकता और बढ़ेगी। कुछ दिन के बाद एक पोस्टकार्ड भी विवेकानंद स्वामी जी को मिलता है कि आपकी इच्छा को पूरा कर दिया गया, आप थोड़ा मैसूर में पैरवी कर दीजिए, थोड़ा सा उनका लैंड लिया हूं, थोड़ा निज़ाम का लिया हूं हैदराबाद, पैसा मैं लगा रहा हूं, और 2-3 नोबेल प्राइज विनर को इंग्लैंड से इस प्रोजेक्ट में लगाया हूं, और वो कुछ और नहीं, इस भारत की सबसे गरिमामय वैज्ञानिक संस्था का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। तो इतना बड़ा यह संत केवल विवेकानंद की उन बातों को लेकर नहीं चलिए कि धर्म का काम बच्चों बच्चों तक रोटी पहुंचाना है, हमारा धर्म हमारे चौके में नहीं रहता है। विवेकानंद इसलिए विवेकानंद हो जाते हैं क्योंकि बगल में ही विवेकानंद के एक बहुत बड़े संत होते हैं, बहुत ज्यादा विवेकानंद से पढ़े लिखे हैं, अल्टीमेट हैं, अरविंदो। लेकिन अरविंदो को वो जगह नहीं मिली जो विवेकानंद को मिली। अरविंदो का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, अद्भुत अद्भुत प्रतिभा। आज भी उसकी अंग्रेजी पढ़ने के लिए बड़ी कुवत चाहिए, नेहरू भी घबराते थे। लेकिन कहीं ना कहीं विवेकानंद की आध्यात्मिकता वैज्ञानिक आध्यात्मिकता थी और अरविंद प्योर आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक ही बन गए। हालांकि ये ठीक बात नहीं है इन दोनों की तुलना करना, लेकिन एक बताया हूं कि एक कंटेम्पररी व्यक्ति भी था, लेकिन विवेकानंद बहुत आगे क्यों बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद, कबीर, ये सब मानवता को के लिए कौन सा एडहेसिव खोजते हैं, कौन सा फेविकॉल लाते हैं जिसका जोड़ लगाते हैं, तो प्यार। दोनों में प्रेम की इतनी ज्यादा पुट है कि आप एक उसी शब्द से समाज में बहुत बड़ा नैतिकता का एक तंबू खड़ा कर सकते हैं। महात्मा गांधी, आप किसी मुगालते में न रहें, ये जब भी समय मिले इस व्यक्ति को पढ़ने की कोशिश करें। सिविल सर्विसेज वाले खास आग्रह करता हूं कि जीवनी 1-2 बार पढ़ो, और इनकी 2 किताबें हैं। प्रार्थना प्रवचन बड़ा सस्ता है, बुक फेयर आ रहा है, खरीदो, सस्ता साहित्य मंडल से। जो ये बाद के दिनों में प्रार्थना, जो शाम में जिसमें इनकी हत्या हुई तो प्रवचन करते थे, उसको पढ़ो। एक परिपक्व गांधी से मुलाकात आपकी होगी, और केवल इसको कमांड कर लोगे तो नैतिकता के थ्योरी पेपर में खुद लिखवाऊंगा, खुद कहोगे, क्योंकि यही व्यक्ति है जो उसने हिंदुस्तान को सबसे बेहतर समझा था, यही व्यक्ति है जो विश्व के दर्शन को सबसे बेहतर समझा है। इसके पास जो कुछ भी है, प्लेटो का व्यवहारिक ज्ञान है, सुकरात का व्यवहारिक ज्ञान है, कैबूर से प्रभावित है, इटली के एकीकरण वाला। ये व्यक्ति टॉल्स्टॉय को गुरु मानता है, रस्किन को गुरु मानता है। ये व्यक्ति हेक्सले को, नोबेल प्राइज विनर, हेक्सले की शिक्षा पद्धति को समझता है। समकालीन विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे इसकी नजर नहीं है, इसके नजर से बाहर है। और बचपन से ही जो बैकग्राउंड है थॉट का, उसमें जैनिज्म है। और इतनी चीजों को लेकर चलने वाला व्यक्ति संसार में, जो हर चीज को जीवन में अपना लिया, अपना कर करके दिखा दिया, चाहे थोरों की बात हो, हर चीज इसके पास है, हर ताले की चाबी गांधी है। तो गांधी की जो नैतिकता है वो सार्वभौमिक नैतिकता की बात यहां होती है, और उसके लिए गांधी
सबसे जरूरी शिक्षा को मानते हैं कि शिक्षा के चलते ही नैतिकता की सार्वभौमिकता स्थापित की जा सकती है, बगैर शिक्षा के नहीं होगा। ये खुद कहते हैं कि मेरा जीवन दर्शन साधना और साध पे निर्भर है, और ये दोनों परिवर्तनीय शब्द हैं। ये कहते हैं कि साध जो है वो साधना रूपी वृक्ष, बीज, यानी साधना को ये बीज मानते हैं कि बीज डाला, उससे जो वृक्ष निकला, रोपे आम का पेड़, वो जो फल मिला वो साध्य है। तो वृक्ष और बीज के बीच जो संबंध है, क्या वो संबंध और कहीं हो सकता है? कि वह बीज की पवित्रता, हम आए दिन बोलते हैं रोपे पेड़ बबुल का आम कहां से खाए, तो बीज की पवित्रता ही वृक्ष की गारंटी है। तो इतनी बड़ी परख रखने वाला व्यक्ति विश्व में इतना बड़ा मॉरल थिंकर कोई नहीं हुआ। नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एथिक्स का इतना बड़ा फिलोसफर, मॉरल, सब लोग के लिए एक चैप्टर था, एक पार्ट था, एक आग्रह था, लेकिन गांधी के लिए पूरी एक्टिविटी इथिकल रही और बिल्कुल यूनिवर्सल सार्वभौमिक नैतिकता जो कबीर के पास है, कहीं ना कहीं बुद्ध के पास है, कबीर में ज़्यादा प्रस्फुटित होता है, कहीं ना कहीं विवेकानंद के पास है, कहीं ना कहीं उपनिषद के पास है, उसका पूरा पूरा प्रभाव और पूरा भारतीय ग्रंथ परंपरा का भी पूरा प्रभाव, रामायण का जीवन पे प्रभाव, गीता के ऊपर टीका लिखना, गीता को समझना, तो इन सारी चीज़ों को अपना लेना जीवन में। किसी चीज़ को केवल हम सब पढ़ लिए, लेकिन एक मैटर में गांधी नहीं हो सकते, उस चीज़ का नाम है। तो इनका सीधा करना है कि कभी भी साधन को मैनेज मत करो। जिसने भी साधन मैनेज किया वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए नेवर ट्राई टू मैनेज, एन केन प्रकारेण कुछ प्राप्त करने की कोशिश मत करो। फेल हो जाओ, नहीं बनो, लेकिन सफलता उस फेलियोर में, उस सक्सेस से ज्यादा होगी। तो डोंट ट्राई टू मैनेज इट। उसके बाद जब हम मूल्यों पे आधारित जीवन जीने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारे निर्णय सही होने लगते हैं। जैसे ही जीवन से मूल्य चले जाते हैं, वैल्यूज आउट होता है, हमारे निर्णय कभी भी सही नहीं होंगे और हमारे हर डे टू डे की एक्टिविटी में वो मूल्य का योगदान है। दूसरी बात, जितने आप मूल्य के प्रति करीब हैं, जितने संवेदनशील हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज उतनी स्वच्छ, उतनी पवित्र निकलेगी और उस आवाज से किया हुआ काम सदैव पवित्र होगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी कार्य के उद्देश्य तय करने में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज साधन है। इसके बगैर हमारा कार्य उद्देश्यहीन हो जाएगा। जब किसी कार्य के लिए कार्य करना संभव नहीं होगा और हम उद्देश्यहीन होकर क्या करेंगे, गलत रूप से हम चीजों को पर अपनी अनुशंसा देंगे, अपनी दृष्टिबोध देंगे। अब बात आती है पेशेवर नैतिकता की। चूंकि आप सब उसी के पार्ट बनने जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज भी दुनिया में कोई भी नहीं, मतलब कुछ दिनों के लिए 75 साल के लिए रूस में बंद था कम्युनिस्टों में, एक आदमी का शपथ खाया जाता है हिप्पोक्रेटिक ओथ, हर डॉक्टर को खाना पड़ता है। उस ओथ का मतलब है कि आपने जो स्किल, जो आपके अंदर अभिरुचि, कौशल विकसित हुआ है,
वो सदैव मानवता की सेवा करेगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वह नैतिकता लीगलिटी के दायरे में फेल करने लगता है। उन परिस्थितियों में एक नैराश्य का वातावरण बनता है। हालांकि अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत सारे चीज़ें उसमें सुधार कर दी है, डॉक्टर को बहुत मुक्ति मिल गई है। नया जो क्रिमिनल कोड जो बना है, तो इसका निष्कर्ष इतना ही है कि किसी भी प्रोफेशन में, पेशेवर नैतिकता में केवल कोरा, केवल एक सिद्धांत, केवल एक बात बनाकर उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। उसके लिए समाज को भी ठोस रूप से तैयार करना होगा और समाज को भी इसे स्वीकारना होगा। खासकर इन दिनों देख रहे हैं हर कोई हॉस्पिटल के ऊपर लांछन लगाता है, अरे लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसी बयार चल गई है। लेकिन इस बयार के पीछे कहीं ना कहीं राज्य, कल्याणकारी राज्य कहीं ना कहीं अपने दायित्व से पीछे हट रहा है। इसमें बहुत अच्छा केस स्टडी बनेगा। कल ही पेपर में देखा कि दिल्ली के अस्पतालों में 50% से अधिक सारे पद रिक्त हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स की रक्षा की पहली गारंटी समाज है, जिसके लिए वो करता है। ठीक है, वो अनइथिकल होगा तो उसका दंड पाएगा वो, लेकिन सोसाइटी को उसके आगे आना होगा। तो कुल मिलाकर नैतिकता का अन्योन्याश्रय संबंध है समाज से और जो व्यक्ति उसका अनुपालक है या जो व्यक्ति डिलीवरी दे रहा है, दोनों के बीच। ये एक तरफा गेम नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। अब आए दिन ऐसा देखा जाता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खूब केस स्टडी पूछे जाते हैं कि कई बार गलत स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर इंजीनियर को मैनेज करने में, चूंकि आफ्टर ऑल ये सारी कंपनियां किसी व्यापारी के अधीन ही होती है, इंजीनियर को मैनेज करना, मतलब तरह तरह का मैनेजमेंट करना, ये प्रोफेशनल एथिक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस चैलेंज को हम केस स्टडी के द्वारा और बेहतर से समझेंगे। अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ, वैसे नोट्स रहेगा टेलीग्राम पे भी, और इसको आप देखें। अब दो लोग, मुझे कुछ लोग तो याद आते ही हैं। गैरेथ मैथ्यू कहते हैं कि बचपन में बच्चा जो है वो नैतिकता जो सीखता है, जो समझता है, वो क्या है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ग्रहण करता है। और यही जब बड़ा हो जाता है, तो जब वो पूरा ग्रहण कर चुका होता है, तो उसके लिए बड़ा व्यवहारिक हो जाता है, तो उसके सारे कदम व्यवहारिक होंगे। इसलिए इसकी शुरुआत बचपन से होती है, और बचपन से इसे एक विधा के रूप में कराया जाए तो अच्छा होगा। अब देखिए, किसी कार को नैतिक कहने का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि नैतिक आधार पर रक्षा करने योग्य है। वह कार्य का बेस जो है वो नैतिक आधार पे रक्षा करना हुआ। हम किसी दूसरे के जीवन के विषय में बात करना गलत मानते हैं, और या हम ये संदेश देते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी दूसरे के बारे में बात करना एक तरह से निंदा, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी बातों का आधार ही नैतिकता को निर्धारित करता है, और इसी आधार पे बहुत सारी नैतिक कानूनें
बनी है। अब हम बात करते हैं कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, अंततः जिस पर्पस से मैं पढ़ा रहा हूं, दो चीज पे आके फोकस कर जाता है। वो दो चीज क्या है? तो समस्या समाधान का नजरिया, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, रवैया। नजरिया से भी बेहतर होगा रवैया। और दूसरा है द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। यही दो खेल है जिसको अगर आप समझ गए तो आप समझिए, और पूरे नैतिक होकर समझना होगा तो नैतिकता आपके मुट्ठी में आएगी। चलते हैं, इसको थोड़ा सा और बहुत इनलार्ज करते हैं। जीवन में जो कोई भी अपना ज्ञान अर्जित किया है, जो भी अनुभव लिया है, उस ज्ञान और अनुभव की सही परख कब होती है? जब उसे कोई निर्णय लेना होता है या किसी समस्या का समाधान करना। और यह एक ऐसा कार्य है जिसे संसार में सब करता है। कोई भी व्यक्ति नहीं है, मजदूर हो तब जिसके पास जितना ज्ञान है, रिक्शा वाला होता है वो भी सोचता है आगे से बाएं दाएं, एक बच्चा कैसे मम्मी पापा खुश रहेंगे, कौन सा चीज़ लेना है, कैसे मैनेज करना है। जन्म से ही ये दो गुण आते हैं। लेकिन ये निर्विवाद हो, ये नैतिक हो, ये हमारा कंसर्न है, हमारी चिंता है, खासकर इस सिलेबस के संदर्भ। इसके नैतिक होने के लिए हमारे पास जो सप्लाई नॉलेज का हो वो ऑथेंटिक हो। वो बात बना के हम नहीं चल सकते, अपने मन से कुछ लिख के नहीं चल सकते। हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट, हमें भी, बच्चों को भी अपने लिए बनाना होगा, जिस कोड ऑफ कंडक्ट का में ये कसम खानी होगी कि हम लेमैन की तरह बात नहीं करेंगे। चूंकि आपकी बातों से चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी हवा उड़ा दिए हैं कि अरे आजकल कॉपी कौन पढ़ता है। अरे आप लिखने वाले तो बनो। कभी भी कॉपी पढ़ी गई है, पढ़ी जाएगी। इस मुगालते में आप न रहें। हाँ, कई बार बहुत गंदा राइटिंग आप लिखेंगे तो झुझलाहट होती है। इसलिए राइटिंग, जब मैं आंसर लिखाना सिखाऊंगा तो उसमें राइटिंग कम दिनों में कैसे थोड़ा रीडेबल किया जा सकता है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो खैर, फिर आते हैं। तो ये जो दोनों गुण हैं, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बाजार में नहीं मिलती है। इसको कोई खरीद के नहीं ला सकता है। देखिए, ये केवल आपके नॉलेज और आपके अनुभव से संचित संपदा है जो आपको हर क्षण मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार दो बार होना है। इतना खर्चा आप करते हैं इस दोनों का कि अगर इतना खर्च करें किसी और चीज का तो बहुत कम दिनों में उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति डेली अगर किसी चीज का खर्च करता है तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अरे ये समोसा ठंडा है, चल उसके यहाँ से ले, ये अच्छा नहीं है, अरे ये कपड़ा अच्छा नहीं है, अरे छोड़ यार, अरे पैसा नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा, अरे 100 रुपया लेके हो जाए। दिन भर इसी कहानी में व्यक्ति लगा होता है। अरे इसकी भिंडी अच्छी नहीं है, उसका बैगन अच्छा नहीं है। दिन भर आदमी का व्यापार यही है भाई। तो ये चीजें आप जीवन में संघर्ष कर कर, अच्छे ज्ञान को, अच्छी किताबों को पढ़कर, चलताव बात करके नहीं, चीजों पे एक अपना नजरिया बनाकर अगर आप चलेंगे और सिक्के के दोनों पहलू को देखना शुरू करेंगे, वन साइडेड बात नहीं। मेरा एक डिजाइनर 2 दिनों से नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये डिजाइन लेट हो रहा है, और मेरा भी नहीं था, किसी मित्र का है। एकाएक मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है उसके पास पैसा ना हो। कुछ दिन पहले आया था तो बोला था तेल का पैसा नहीं। मेरी सारी नकारात्मक सोच उसके प्रति खूब पॉजिटिव हो गई। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तू जिस हाल में आ जाओ, तेल नहीं है तो तेल मिलेगा, और जैसे हो। वो आ गया। और मैं सोचता रहे उसको इतना पैसा मिलना है, वो काम करके दे रहे हैं टाइम पे।
तो 99% व्यक्ति अपने फायदे के लिए सिक्का के एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष को देखेंगे कभी दुख नहीं होगा, कभी निर्णय गलत नहीं होगा, कभी आप अनैतिक नहीं होगा। क्योंकि किसी के बारे में गलत धारणा बनाना भी अनैतिक है, याद रखें। इसकी बहुत विस्तृत परिभाषा है। अब गांधी के पूरे जीवन का जो दर्शन है वो क्या है? 2 शब्द है। साधन की पवित्रता साधक को पवित्र बनाती है, और साधन ही विशुद्ध या सार्वभौमिक नैतिकता है। गांधी को कुछ भी कबूल नहीं था साधन को खंडित मंडित डिस्टर्ब करके। साधन पे वो कट मरे कि साधन पवित्र होगा। आज हम देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए, लेकिन आज हमारा जो लोकतंत्र है वो किस स्थान पे, और एक भी चीज उन्होंने कभी लिया नहीं गलत, और कितना सम्मान पाए। क्योंकि आप बहुत लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। सोचिए, एक छोटा सा खाली दृष्टांत देता हूं। जब वो द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए तो वही बाबा बन गए थे, बस तो उन्होंने उड़ीसा में त्याग दिया था। बहुत कम दिन हुआ था त्यागे हुए, अपनी बकरी भी ले गए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो और उस बात का मतलब धज्जी ब्रिटिश मीडिया उड़ा रही थी, लेकिन जॉर्ज पंचम उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब गए मिलने हो तो एक डेकोरम है राजा से मिलने का बर्मिंघम पैलेस में, कि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वो 2-3 सीढ़ी 3-4 सीढ़ी से 5 सीढ़ी नीचे आता है और रिसीव करता है। शासनाध्यक्ष आता है तो पेडेस्टल पे ही खड़ा रहता है। गांधी गए तो हड़बड़ा के इतना वो नीचे दौड़ गया कि दंग ब्रिटिश मीडिया। गांधी को जो राजा का कार्ड ले गया, चूंकि उसी से वो जीने से कम 3-4 फुट बाहर रहता है, उसको सटा दिया। उस जमाने में गांधी को जो मिला कि उसके विरोधी भी जानते थे कि इस व्यक्ति के अंदर आत्मबल कहां से मिलता है। और आज दुनिया में जब भी शांति की बात करेगी, जब आतंकवाद बढ़ने लगा और जब शांति की बात हुई तो 2 अक्टूबर ही मिला, नहीं मिला कोई दूसरा दिन। इतनी बड़ी मतलब जो व्यक्ति ये कहता हो कि भूख से एक कौर ज्यादा खाना भी हिंसा है, उस व्यक्ति का क्या मिसाल है। तो साधन की पवित्रता ही साधु को पवित्र बनाती है। साध्य माने रिजल्ट। ठीक, अगर चाय अच्छी पीनी है तो आंच, दूध, बर्तन, चीनी, पत्ती, छन्ना, कप सब अच्छा होना चाहिए। कप में थोड़ा मैला लग गया, कैसी चाय होगी। ये सारे साधन है और परिणाम चाय है। इस तरह से समझिए। तो कहीं भी आप मीन्स को डिस्ट्रॉय करें तो गए। और ये मूलतः गांधी को यह शिक्षा प्रकृति से मिली थी। अब दूसरा पक्ष है निर्णय। आप प्रतिदिन फैसले करते हैं और उस फैसले से अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक फैसला, एक निर्णय, एक विचार आपके जीवन को बदल देता है, और फटाफट आप मुगालते में चले जाते हैं कि ऐसा भाग्य से हुआ। नहीं यार, ठीक है, आपका अनकॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन बहुत दिन से लगा था उस निर्णय तक आने में। मिला, ठीक समय पे ठीक प्रयास किया गया। यानी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कहीं ना कहीं हमसे फॉलो हुआ। उसे भाग के भरोसे रख देना, यह भारत की सबसे बड़ी दुर्बलता है। आपको आज इतना बड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा से एक उदाहरण दूंगा कि आप चौंधिया जाएंगे। सोचिए कि हमारी ज्ञान परंपरा में बृहद
बृहदारण्यक उपनिषद में भाग को शानदार ढंग से परिभाषित किया हमारे उपनिषद में, और इसको कहीं ना कहीं भविष्य पुराण ने उड़ा दिया कि बृहदारण्यक उपनिषद की बात को भविष्य पुराण जो बहुत बड़ा भाग का खेल कराता है उड़ा दिया। इतनी गूढ़ बात को क्लियर कहा है, तुम वह हो जो तुम्हारी गहरी और प्रबल आकांक्षा है। तुम जो कुछ भी हो अपनी आकांक्षा से हो, गहरी और प्रबल आकांक्षा से हो। जो तुम्हारी आकांक्षा है वही तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है वही तुम्हारा कर्म है, और जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारा भाग्य है। क्या है यार, कहां से चमत्कार को खोजते हो? जीवन में चमत्कार नहीं होता है, जीवन में वही डेलिबरेट प्रैक्टिस याद करना होगा, जिसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी आवाज जात है सिल पे परत निशान। वही डिलिबरेट प्रैक्टिस है। अमेरिका में सबसे ज्यादा धूम मचा हुआ एडरसन के इस काम पे कि डिलिबरेट बलात् दिन भर लगे रहो, और जो आकांक्षा करोगे दिल से मांगोगे, मैं तो अपने जीवन में देखा है, तो वही चीज मिलता चला जाएगा। तो चूंकि इस पृथ्वी पे जो भी आया है उसकी समस्या होगी तो उसके पास अनुभव होगा, ज्ञान होगा, उस गठरी से खोलेगा, समस्या से निजात पाएगा। तो अपने ज्ञान को, अपने अनुभव की गठरी को कूड़ा करकट से नहीं भरना है। बीइंग, अगर प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा करना चाहते हो, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आजकल तो इथिक्स सब जगह है, तो आपको उस दिशा में प्रयास करना होगा। क्योंकि समस्या आदतन बहुत छोटी होती है, बड़ा चंबूर होती है, और आपके रास्ते से खत्म हो जाएगी। अब देखते हो, और उसमें क्विक डिसीजन भी लेना होगा, जैसे बाढ़ हो गया, भूस्खलन, महामारी, आगजनी, दंगा, ऐसी समस्याएं, तो कोई ईश्वरीय आदेश का इंतजार नहीं करना होगा, खुद आपको लेना पड़ेगा। कोई बुखार से तड़प रहा है, किसी के दांत में दर्द है, तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना होगा, उससे दवा लानी होगी, हाथ पे हाथ बैठना नहीं होगा। यानी समस्या समाधान प्रयासोमुखी है, इसके लिए अफोर्ड करना होगा। एक बात बहुत अच्छी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है कि समस्या जिस परिस्थिति में जैसे उत्पन्न हुई है, आप चाहोगे कि उसी से उसको नष्ट करें तो नहीं होगा। वो तो उसका आरा था, उसका गर्भाशय था जिसमें वो उत्पन्न हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए फिर दूसरा रास्ता खोजना होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहने के लिए, बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी के हित को देखे हुए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर नहीं बनना चाहिए। जो भी आपके सामने है, चूंकि इससे सदैव याद रखें कि आपका निर्णय ही लोकतंत्र की पूंजी है, आपको नैतिक रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। इसलिए इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी विकल्प आपके सामने श्रेष्ठ है, उस विकल्प को आप पे जाएं। इस बात से मत परेशान हो कि इसकी आलोचना होगी। इसके लिए एक रास्ता है जो मैं बेसिकली केस स्टडी में बताऊंगा। इनपुट मतलब कोई भी समस्या है जिससे आप रूबरू हो रहे हैं, दिमाग में डालिए उसको, एकदम से समाधान मत खोजिए। उसके बाद डालने के बाद प्रोसेस होने लगेगा, प्रसंस्करण होने लगेगा, कई विकल्प को दिमाग चुनने लगेगा। आउटपुट चरण, योजना बनाइए और समाधान शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, भूल जाइए, 1-2 दिन चीज़ों को डालते रहिए, और अंत में समीक्षा चरण, जो भी समाधान है उसकी ठीक से समीक्षा कीजिए, और फिर जाकर आप रिजल्ट पाइए। और क्रमशः है, ये एक साथ नहीं चलता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और इवोल्यूशन। उसके बाद महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग कहना है कि समस्या समाधान और निर्णय करने में व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के 2 पक्ष हैं, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता।
अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत टाइम ले लेता है, जिसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो तो पहले यही डर जाता है कि इस बात को कहीं हम खोलेंगे तो हमारी बेइज्जती ना हो। बहिर्मुखी आदमी इस मामले में थोड़ा सा ऐसा मानता है यूं, और हम लोग भी जीवन में देखते हैं कि जो आउटराइटली आउटस्पोकन है जल्दी निर्णय ले लेता है, और बहुत ज़्यादा करने पे तो फिर कैसे निर्णय कर पाओगे। एक प्रशासक हो, इमीडिएट ज़रूरत है, कल हल्द्वानी में दंगा हो गया और आप सोचते रहो, इमीडिएट देखना है। आप मानवता की रक्षा करने गए हो, आप भारत के संविधान के रक्षक हो, एक जीवंत ग्रंथ का, तो इमीडिएट निर्णय करना होगा। तो ये फर्क कार्ल जुंग ने बताया है भाई। हो सकता है कि व्यक्ति डिफरेंट करता है, कई बार अंतर्मुखी व्यक्ति भी बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया। तो कुल मिला के आप ये समझो कि जो ट्रिक बनता है मनोवैज्ञानिक और तमाम फिलोसफिकल रिसर्च से, कि निर्णय लेने से पहले विश्लेषण करो बगैर भेदभाव के, उसका क्लासिफिकेशन करो एक कॉपी पे, उससे क्या प्रायोरिटी तय होगी, उसकी तीव्रता तय होगी, उसकी त्वरा समझ में आएगी, उसकी गहराई समझ में आएगी, और फिर इवोल्यूशन करो। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी निष्कर्ष पे आओगे, और ये खासकर आपको मदद करेगा केस स्टडी में, बहुत मदद करेगा। फिर मैंने एक और बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन किया कि बुद्धिशीलता, इंटेलिजेंसिया, जितने भी नेचुरल थॉट है, जो सबसे पावरफुल थॉट है, उसको पहले आने दो, वही असली थॉट है। और किसी विचार की आलोचना मत करो, नए नए विचार सोचो। मैं बहुत इसका फायदा उठाया हूं। दृश्यांकन, किसी चीज को विजुलाइज करो, सामने ला के देखो उस परिस्थिति को। जो चीज ब्रेन विजुलाइज करता है वो एक्यूरेट होता है। और पढ़ने की भी विधि मैं मानता हूं, जब भूल जाते हो, बहुत लोग कहते हैं सर आपको इतना नाम याद आता, विजुलाइज करो ना, सोते चलते जागते विजुलाइज करो, डॉट को कनेक्ट करो, चीजें कनेक्ट होती चली जाएगी। उसके बाद थोड़ा विराम दृष्टि दो, कुछ देर के लिए समस्या को टोकरी में रखो, और इसके बाद अपने अंतःकरण से पूछो, जवाब मिल जाएगा। अब बरसों के शोध के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सिविल सर्विस के पर्पस से जो नैतिकता पढ़नी है आपको, उसमें आपके लिए इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है। साधना की पवित्रता, वही गांधी, राइट मीन्स राइट इन। इसकी हत्या कभी मत होने दो, पूरी जिंदगी भर बहुत आगे जाओगे। और ऐसे करने वाले सिविल सर्वेंट हुए हैं, कभी नेट पे खोजना, ब्रह्मदत्त शर्मा, मतलब कितना नाम दो, अंग्रेजों में विलियम हंटर, जो हंटर कमीशन है रिपन के समय, जिसने बहुत बड़ा योगदान है, जिसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पॉपुलेशन में पहला जनगणना कराने वाला व्यक्ति, स्वयं मैकाले आजादी के बाद भरे हुए हैं, मिस्टर सक्सेना, मतलब एक दो नाम क्या लो, मतलब बहुत नाम है। तो सबके जो बायोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन है वो बताता है कि मीन्स को ही डिस्ट्रॉय करके कोई आए दिन सस्पेंड हो रहा है, और मीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लीगल फ्रेमवर्क को ले आता है। न्याय में आत्मा नहीं है, आत्मा आपके अंदर है। उस आत्मा से उस न्याय को देखो ना यार। कौन कहा है कि जाके मृत पड़ाए चीजों को उठा के लाओ, उसमें देखना है, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे। ब्रेन तो इंटेलिजेंट है, आईएएस बने हो तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा ब्रेन रख रहे हो, आईक्यू ईक्यू सब ठीक है, और उसमें हेरा फेरी करते हो। वो मत करो। बहुत अच्छी नौकरी है, खूब मन से पढ़ो, पाओ,
और इससे बढ़िया क्या मौका है कि कितना बढ़िया सेवा लोगों का कर सकते हो, अद्भुत, अविस्मरणीय। तो जुड़ो, और आग्रह करता हूं एक गुरु के रूप में कि जुड़ो, थोड़ा लोगों को जोड़ो और इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। जय हिंद।